गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से मध्यकालीन इतिहास पर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीए से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा है, उसमें हम लोगों ने जो सेकंड शासक आए मोहम्मद बिन तुगलक, उनका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी डीपली चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के जो सैन्य अभियान हुए हैं उन पर ब्रीफली देखेंगे और साथ ही साथ उसके जो विद्रोह हुए हैं और उनका मूल्यांकन करेंगे। कई इनके बारे में स्टेटमेंट कहे जाते हैं कि वह एक पागल शासक था, एक शनकी शासक था। उन सब पॉइंट्स पर हम लोग वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितने कौन सा सेंटेंस किस सीमा तक सही है और कौन सा सेंटेंस किस सीमा तक गलत पाया गया। ओके, तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक सीरीज टाइप की चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे या अन्य टॉपिक्स पे, मैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को जो क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्टिव में आपसे आंसर मांगे थे। जैसे जैसा उम्मीद हो वैसे ही आंसर आप दे सकते हैं। तो मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने काफ़ी डीपली आंसर उसका दिया था, काफ़ी हद तक उन्होंने इसके बारे में जानकारी पढ़ी रखी है। ओके, तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा एक सीक्वेंस टाइप का बनाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कहाँ पे किस किस पार के भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसको देख लीजिए थोड़ा। आर्टिकल 72 अमूमन स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड या फांसी सजा माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। मृत्युदंड के साथ साथ 5 प्रकार से उन्हें सज़ा माफ़ करने का अधिकार होता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, किन्हें माफ़ करने का अधिकार होता है, किस व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, किस व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, तो उसमें भी 3 कंडीशन आ रही हैं। पहली कंडीशन जिसको जुडिशरी ने अपराधी घोषित कर दिया हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जिसे जुडिशरी ने मृत्युदंड दिया हो, और थर्ड कंडीशन आ रही है जिसे सैन्य अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया हो या कोई सजा दी हो। ऐसे कोई व्यक्ति जिसे जुडिशरी ने अपराधी घोषित करते हुए कोई सजा दी हो, या जुडिशरी ने न्यायपालिका ने मृत्युदंड दिया हो, या फिर सैन्य न्यायालय ने किसी प्रकार की सजा दी हो। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन से? पहला, क्षमादान। सेकंड वन है लघुकरण। थर्ड वन है परिहार। फोर्थ वन विराम, एंड द लास्ट वन इज प्रविलंबन। ओके, अब देखो इनको समझ लेते हैं। क्षमादान तो आपको अंडरस्टूड है कि यदि किसी को मृत्युदंड मिला गया है तो उसकी मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा लघुकरण, इसको समझिएगा। लघुकरण का मतलब ये है कि सजा की अवधि में परिवर्तन किए बिना उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देना। मतलब स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं, स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, अवधि में नहीं कर रहे हैं। ठीक। सपोज करिए किसी को 20 साल का सश्रम कारावास मिला है, ठीक है, तो उसने इस संदर्भ में राष्ट्रपति उसको शासन कारावास के लिए सामान्य कारावास कर देंगे, लेकिन वो अवधि 20 वर्ष ही रहेगी। और इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें स्वरूप बदल देते हैं। स्वरूप नहीं बदलता है लेकिन अवधि बदल जाती है। ठीक है, इसमें अवधि बदल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को 20 वर्ष का शासन कारावास मिला है तो उसको कह देंगे 10 वर्ष का शासन कारावास मिल गया। इस तरह हो गया। विराम मतलब इस पर रोक लगा देते हैं। कुछ विराम मतलब होता है उसको सज़ा के लिए कुछ हद तक छूट दे दी जाती है, कुछ अवधि के लिए छूट दे दी जाती है। मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए किसी की अपंगता आ गई है
तो उसको कुछ अवधि की छूट दे दी गई है, या स्वास्थ्य कारणों से भी छूट दी जा सकती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान सजा के लिए रोक लगा दी जाती है। ठीक है। अब प्रविलंबन का मतलब ये है कि अपराधी को संबंधित याचिकाओं के लिए प्रॉपर टाइम मिले, इसके लिए सजा को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति को जुडिशरी ने मृत्युदंड दे दिया है, अब उसकी डेट आ रही है, तो राष्ट्रपति प्रविलंबन पर इसको रोक लगा देंगे, आप मर्सी पिटिशन दायर करिए, उसके तब तक आपको मृत्युदंड ना दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह 5 प्रकार के राष्ट्रपति देते हैं, अपनी समाधान शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। अब इस रेफरेंस में एक राज्यपाल की पावर आती है। मिश्रा अंजनी त्रिपाठी ने काफ़ी इस के बारे में बताया है। 161 के तहत राज्यपाल के पास भी पावर आ जाती है, क्षमादान की पावर है आर्टिकल 161 के तहत। लेकिन राज्यपाल के पास 2 पावर, देखिए सारी पावर ऐसी हैं, लेकिन 2 पावर इनके बारे में नहीं है। राज्यपाल के पास 2 पावर्स नहीं है। पहली कौन सी है? वो सैन्य अदालत द्वारा दिए गए डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सैन्य अदालत द्वारा दिए गए डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकते, मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मृत्युदंड को होल्ड जरूर करवा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक लगा सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं लेकिन माफ़ नहीं कर सकते। राज्यपाल की ये शक्ति होगी। अब इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। इतना हमने किनको माफ़ कर सकते हैं? राष्ट्रपति की 5 कर सकते हैं और राज्यपाल की। अब देखिए, कई बार मैंने बताया कि जब भी राष्ट्र संविधान में ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है जिसके बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है, तो उसके में जुडिशरी का व्याख्याता के रूप में रोल प्ले होता है। जुडिशरी जो व्याख्या कर देती है वो माना जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति का भी पक्ष है और जुडिशरी का भी पक्ष है, दोनों पक्षों को देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पहला पक्ष देख लें। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, दूसरे के साथ समझ के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ़ करते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। राष्ट्रपति के पक्ष की पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, अब वो सुनवाई का अधिकार नहीं कर सकते। ठीक है, जब पूरी कोर्ट ने जितनी भी सुनवाई करनी थी कर ली, अब राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो डिसीजन लेंगे वो अपने कैबिनेट के, जो उनका मंत्रिमंडल है, उससे ही वो परामर्श के द्वारा लेंगे। ठीक है, परामर्श से ही लेंगे। ओके, और आगे देखते हैं। थर्ड वन सॉरी, अब आगे और देखते हैं। थर्ड वन है, राष्ट्रपति अपना जो डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्यों लिया, इसका किसी को कारण बताने के लिए बाध्य नहीं। चौथा पॉइंट है, न्यायपालिका, या इसको जुडिशरी लिख देते हैं, इसे जुडिशरी रिव्यू एप्लीकेबल नहीं। इसका जो राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे उसका न्यायपालिका में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही पॉइंट थोड़ा सा विवादित हो जाता है। इसी पॉइंट में जुडिशरी का अपना पक्ष अलग है। उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा है? 3 पक्ष उसके भी आते हैं। 1961 में केस आया था नानावती, KM नानावती ऐसे कुछ नाम था, नानावती केस था। इसमें डिसीजन क्या आया? इसमें जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए, पहला पॉइंट ये है, राष्ट्रपति अपनी, जैसे कोई मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास जाती है तो उस सज़ा को कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ा नहीं सकते। दूसरी बात, यदि किसी केस का अभी जुडिशरी में पेंडिंग पड़ा है मामला, तो उसमें भी राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं कर सकते, उस मामले में दया याचिका दायर नहीं की जा सकती। ठीक है, यदि कोई पेंडेंसी पड़ी है, अभी जुडिशरी में कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसमें एक और बात है कि एक बार दया याचिका खारिज हो जाने पर सेकंड टाइम याचिका दायर भी नहीं कर सकते। ओके, ये नहीं कोई राष्ट्रपति ने एक बार दया याचिका खारिज कर दी तो दोबारा कोई दया याचिका नहीं दायर कर सकता।
और इसमें फिर एक 1981 में मारूराम विवाद का केस आया था, मारूराम विवाद, मारूराम का केस का डिसीजन आया था। उसमें देखिए यही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। इसमें जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यदि राष्ट्रपति जल्दबाजी में किसी मर्सी पिटीशन पर डिसीजन लेंगे तो वह जुडिशरी रिव्यू के एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी को जस्ट अपोजिट आ गया, इसका सप्लीमेंट है। ये नॉर्मली तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन यदि जुडिशरी को ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में पक्षपातपूर्ण डिसीजन ले लिया है या जल्दबाजी में कहा जाए गलत डिसीजन लिया है, तो जुडिशरी इंटरफेयर करेगी, उसके बाद रिव्यू भी करेगी उसका, और साथ में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिसीज़न को पलट भी देंगे, डिसीज़न को चेंज भी कर देगी। तो कुल मिला के जो अगर राष्ट्रपति ने किसी भी तरह की जल्दबाजी की या ऐसा जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें गलत डिसीजन राष्ट्रपति का आ गया है, तो उसमें वो इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अगर ये कोई समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति के बाद कोई पावर नहीं बचती, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक ऑप्शन और भी बच रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए जल्दबाजी आ गया, जल्दी काम नहीं करना। और फिर 2013-14 के आसपास, ये अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले केस चर्चा में भी रहा था, शत्रुघ्न सिंह चौहान व अन्य का केस था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा रिसेंटली, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि राष्ट्रपति ने बिना किसी कारण के मर्सी पिटीशन में बिना किसी कारण के अनचाही देरी या विलंब किया, तो उसको क्या कर सकते हैं, उनकी सजा अगर मृत्युदंड है तो जुडिशरी उसको आजीवन कारावास में चेंज कर देगी, ठीक है। ये पॉइंट अब यहाँ से इतना खत्म होता है राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति। काफ़ी डीपली इसको मैंने समझाया। अब यहाँ से खत्म होता है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आप पॉज करके वीडियो फिर एक बार फिर से देख सकते हैं, समझ अंडरस्टूड हो जाएगा। ना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में देख सकते हैं, उसको मैंने काफ़ी डीपली चर्चा की है, फिर एग्जाम्पल समझाया है। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने रेगुलर वीडियोस पर, जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे पहले हम लोग उनके सैन्य अभियानों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके नीतियों के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ने के बाद आज हम लोग यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य अभियानों पे, छाछा विद्रोहों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात, सैन्य अभियान और विद्रोह इसके टाइम पे बहुत हुए। इसने कई सैन्य अभियान किए और कई विद्रोहों के तो मामले में दिल्ली सल्तनत में पहला शासक ऐसा रहा जिसके बारे में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। आई थिंक 22 के आसपास विद्रोह हुए थे। अब सबके बारे में पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो सैन्य अभियान और विद्रोह दोनों को मैं समराइज तौर पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों को कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके बारे में क्या क्या होगा बिल्कुल ब्रीफली और समरी के रूप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सैन्य अभियानों पर चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता आई। लास्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो इस समय दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक एक्सटेंड अंपायर था, जो सर्वाधिक एक्सटेंड एरिया था दिल्ली सल्तनत का, वो इसी के टाइम था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम सर्वाधिक बड़ा राज्य था। इस समय सर्वाधिक बड़ा राज्य इसी के टाइम था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे लगभग 23 के आसपास प्रांत थे, सबसे बड़ा लग। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा या परिस्थितियां ऐसी नहीं रहीं जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य को और एक्सटेंड कर सकता, बल्कि इसी के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का अंपायर था वो थोड़ा सा सिकुड़ने लगा, कंसोलिडेट होने लगा धीरे धीरे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अलाउद्दीन, जैसे गयासुद्दीन तुगलक के बाद
मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने राज्य में विजित क्षेत्र प्रदेशों को मर्ज करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश इतनी हद तक कारगर सिद्ध नहीं। सामरिक तौर पर देखें तो इसका राज्य लास्ट में और छोटा ही होता चला गया, और बढ़ने के बजाय और छोटा ही होता चला गया। तो सबसे पहले जो मुख्य अभियान पे आते हैं, तो सबसे पहला अभियान होता है खुरासन का, खुरासन अभियान। सिर्फ इंपॉर्टेंट अभियानों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो खुरासन अभियान सबसे पहला, ये खुरासन जगह कहाँ है? ये जगह है मध्य एशिया की, मध्य एशिया जगह है। तो मध्य एशिया का एक क्षेत्र है खुरासन, वहाँ पे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी। कारण क्या था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक है, थोड़ा सामरिक तौर पे देख लें। मध्य एशिया में मिस्र और ईरान के बीच में प्रतिद्वंद्विता आ गई थी। दोनों आपस में युद्ध के लिए क्या थे, आपस में लड़ रहे थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता, किसी भी एक राजा का वहाँ पे शासन नहीं चल रहा था। राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्लान बनाया, और इसका तो ये इतिहास ही रहा। इसकी किस्मत है, प्लान तो अच्छा बनाता है, लेकिन लास्ट टाइम ये उसको फुलफिल नहीं कर पाता, उसको इम्प्लीमेंट उसका सही से नहीं कर पाता। तो यही कारण हुआ कि लगभग 3,70,000 सैनिकों के साथ इसने पूरी युद्ध की प्लानिंग कर ली, और इतनी अच्छी प्लानिंग कर ली कि उनको लगभग 1 साल का अग्रिम वेतन भी देते, सैलरी भी उनको एडवांस देती, ठीक है। और पूरी तैयारी के साथ साथ उसने अटैक करने की कोशिश चल पड़ा। लेकिन जब अटैक करने की स्थिति में आ गया, तभी वहाँ पर मध्य एशिया में ईरान और मिस्र के बीच में हो गई ट्रीटी, मतलब संधि हो गई। संधि से मध्य एशिया में जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी वो हो गई, अब स्थिरता आ गई, ठीक। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, 2 दिक्कतें थी। तो एक तो पहला कारण ये आया कि अब कंपैरेटिवली इनकी सेना कमज़ोर थी, ठीक है। इस कारण इसने ये अभियान को स्टॉप कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन ना, सस्पेंड ही करेंगे, ये पूरा इसने कैंसिल कर दिया, ये अभियान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि अब राजनीतिक स्थिरता आ गई थी और ईरान और मिस्र को हराना मुश्किल था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण इतिहासकार बताते हैं कि जो रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का, वो पर्वतीय रास्ता था और बर्फ से ढका था। प्राकृतिक स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसके कारण युद्ध लड़ना और भी कठिन हो जाता है। एक तो दोनों को हराना मुश्किल है, और दूसरी बात परिस्थितियां भी समान नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसने जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया। तो ये कुल मिला के खुरासन अभियान सफल नहीं हो पाया। इसके रिजल्ट के तौर पे ये रहा, जो उसने 3,70,000 सैनिकों की जो आर्मी तैयार की थी उसको भी भंग कर दिया, और सारे सैनिकों को अपने अपने रास्ते भेज दिया। तो सैनिकों में असंतोष आ गया, असंतोष की भावना आई। देखिएगा, यही जब हम मूल्यांकन करें तो ये सब यही सब नीतियाँ नहीं इसके ताजा साम्राज्य के पतन का कारण बनती हैं। तो ये सैनिकों में असंतोष की भावना आ गई, क्योंकि इस अभियान के बाद इसने इतनी बड़ी सैनिक की सेना को भंग कर दिया, ठीक। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा सही है, नागरकोट का किला के नागरकोट की विजय। नागरकोट का एक किला था जो पंजाब में स्थित एक किला था, और ये शुरुआत से गजनवी के ही टाइम से तुर्की सत्ता को चुनौती दे रहा था। गजनवी के टाइम से इस तुर्की सत्ता को चुनौती दे रहा था, यहाँ तक कि अलाउद्दीन भी आकर लगभग समस्त भारत को जीत कर भी इसको नहीं जीत पाते, ना ये जीत पाए। लेकिन फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर अटैक किया और इसको जीता। जीतने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के यहाँ के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली, और उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अधीनता स्वीकार करने के बाद ही किला उसको वापस कर दिया। तो ये बोला जाता है कि नागरकोट का किला किस राजा ने जीता था, जिसको अभी अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीत पाया था, ठीक। थर्ड वन है, ये भी असफल हो गया, कराचिल का। विजय के तौर पे तो असफल हो गया, लेकिन हाँ 50-50 का रेशियो रहा। कराचिल का अभियान, अब ये अभियान में बुक्स में आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा, विरोधाभास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एरिया था हिमालय का,
सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए, ये हिमालय का एरिया था, क्योंकि बुक में हिमाचल प्रदेश का एरिया लिखा, लेकिन नहीं, ये हिमालय का एरिया था। कुछ लोग समझते हैं कि जो हम लोग ने गूगल में नक्शे देखते हैं, जो सिर्फ एक पहाड़ टाइप का बर्फ से पूरा ढका हुआ, बस वही हिमालय है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे हिमालय 3 हम लोग शाखाओं में बांटते हैं, एक पूर्वी, मध्य और दक्षिणी। तो जो सबसे नीचे एरिया होता है सिर्फ ऊपरी भाग ही बर्फ से ढका हुआ, बाकी मध्य और नीचे जो शिवालिक की शेड पर पहाड़ियाँ आती हैं, नीचे जितनी घाटियाँ आने लगती हैं, वो सब नॉर्मल पर्वतीय इलाका माना जाता है। तो जो उत्तराखंड के आसपास का एरिया है वो सब हिमालय की श्रेणियों में ही गिना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग समझे कि हिमालय के क्षेत्र में अटैक किया तो बर्फीले इलाकों में अटैक किया, ऐसा नहीं है। ठीक, पहली बात ये माइंडसेट आप कर लीजिए। दूसरी बात, हिमालय के क्षेत्र में इसने अटैक किया क्योंकि अभी तक तुर्की सत्ता कभी भी इस क्षेत्र में उन्होंने अटैक नहीं किया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यहाँ का जो रास्ता था भी वही पर्वतीय रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। ठीक है, और हमेशा वर्षा का भी भय रहता था। ठीक है, तो रास्ता कुल मिला के कहा जाए रूट इसका काफ़ी डिस्टर्ब था, रूट काफ़ी डिस्टर्ब था। तो यहाँ इस अभियान के लिए भी प्लानिंग तो महत्वाकांक्षी तो था ही, इसने एक्सेप्शनल करने की कोशिश में इसके लिए एक प्लानिंग सेट की। अब प्लानिंग सेट करने के साथ साथ इसने शायद कुमाऊं की पहाड़ियों में अटैक, कुमाऊं की पहाड़ में एक हिंदू राजा, एक हिंदू गढ़ था, उस पर अटैक किया। राजा को तो जीत लिया था, लेकिन इस रास्ते में जाते थे इसकी सेना काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसने राजा से कंपनसेशन, मतलब उसको राज्य रहने दिया और राज्य के बदले में कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति या हर्जाने की राशि ली, क्षतिपूर्ति या हर्जाने की राशि वापस मांगी। ठीक है, इतना आगे तभी हम कहते हैं 50-50 का रेशियो रहा कि राज्य भी नहीं मिल पाया और हर्जाने की राशि मिली। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जाता है कि वह कौन सा पहला शासक था जिसने हिमालय क्षेत्रों में तुर्की सत्ता का झंडा फहराने के लिए अभियान फर्स्ट टाइम चढ़ा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, कराची का अभियान। याद रखिएगा, ये हिमालय का क्षेत्र था, ना कि हिमाचल प्रदेश का। कई बुक राइटरों ने हिमाचल प्रदेश लिखा है, लेकिन वो हिमालय का क्षेत्र था। ओके, कुमाऊं के पहाड़ी के आसपास का एरिया था। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और साबित होता है। यहाँ पर देखिए, जहाँ हिमालय की बात आती है ना, तो आपको पता है वो उसके आगे का एरिया जब आप जाएंगे उसके और उत्तर में, तो चीन तिब्बत का एरिया मिलने लगता है। तो कुछ राइटर्स यहाँ पे एक्सेप्शन से आने लगता है, कुछ राइटर्स ऐसा लिख देते हैं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक का मेन टारगेट हिमालय के एरिया को जीतना नहीं था, ना कि उसका मेन टारगेट था चीन और तिब्बत का एरिया जीतना, चीन और तिब्बत का एरिया को जीतना। जैसे बदायनी और फरिश्ता ऐसे लिखा करते हैं कि चीन और तिब्बत के एरिया को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान चलाया था। लेकिन ये कारण गलत बात है। कई राइटर्स ने, कई तात्कालिक राइटर्स ने इस बात को डिनाई कर दिया है, आधुनिक राइटर्स ने भी इस बात को डिनाई कर दिया है। कारण क्या था? इसके बारे में एक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि तात्कालिक रूप से एशिया में यदि मोहम्मद बिन तुगलक का किसी से विशेष मैत्रीपूर्ण संबंधी थी तो वो चीन ही था, चीन था। और उसके सबूत भी मिले, इसके साक्ष्य भी मिले। साक्ष्य के रूप में क्या मिला कि यहाँ का शायद उस शासक का नाम है तिमिर तैमूर, ऐसे कुछ नाम था, तिमिर तैमूर, कंफर्म कर लीजिएगा, तिमिर तैमूर नाम था। ये भी एक मंगोल था, याद रखिएगा, एक मंगोल था। हर बुक में नहीं लिखा है, लेकिन वास्तव तौर पर एक मंगोल था। तो तिमिर तैमूर से इसके बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यहाँ तक कि तिमिर तैमूर ने एक बार अपना एक शिष्टमंडल भारत भेजा था, इसके राज्य में भेजा था, और ये कहने के लिए कि जितने भी आपके राज्य में बौद्ध मंदिर जो ध्वस्त हो चुके हैं उनका जीर्णोद्धार, उनको रिन्यूअल करने के लिए हम आज्ञा मांगी थी तिमिर तैमूर। इससे इस बात का पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और चीन के संबंध में तात्कालिक रूप में एक मैत्रीपूर्ण संबंध थे। याद रखिएगा, मैत्रीपूर्ण संबंध थे मोहम्मद बिन तुगलक का। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, अब इसी पॉइंट को याद रखिएगा। अभी यहाँ पे एक और कहा जाए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो यहाँ पे कराची अभियान पे एक बात है कि आप हिमालय पे अटैक, पहला तुर्की शासक जिसने हिमालयी क्षेत्र में अटैक किया था और वहाँ पे अपने विजय अभियान शुरू डाला था, और
जो एक्सेप्शन, जो कहा जाए एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बुक्स में, वो ये कहते हैं कि वो तिब्बत और चीन पर अटैक किया था, तो ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। चीन के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे क्योंकि एक शिष्टमंडल उसने भारत भेजा था। इस बात से पता लगाया जा सके चीन के संबंध उसके अच्छे थे, तो अटैक नहीं किया गया होगा। फिर इसके बाद एक मंगोल आता है, मंगोल आक्रमण, इसके सामरिक तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। मंगोल आक्रमण जैसा कि मैंने बताया 1330 के आसपास, 1333 के आसपास ही कुछ टाइम था, तो उस समय दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। लास्ट वीडियो हम लोग चर्चा की थी। यही देखिएगा जो राजधानी परिवर्तन था, यही एक बीज टाइप का पड़ा उसकी साम्राज्य के पतन का, उसके साम्राज्य का विघटन का। अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि दोआब में कार्यवृद्धि, कृषि विभाग की स्थापना और मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन, इनमें से कौन सा कारण, कौन सी नीति उसके राज्य के पतन का बीज साबित हुई? तो राजधानी परिवर्तन उसके साम्राज्य के पतन का बीज साबित हुई। कैसे साबित हुई देखिए, यहां पर तो नहीं, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पर। तो मंगोल आक्रमण, जब इसकी राजधानी देवगिरी आ गई थी, ठीक है, देवगिरी आ रही थी, तो मैंने बताया भी था कि उसके एक कारण, उसका एक माइनस पॉइंट ये देखने को आया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा कमज़ोर हो गई। उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा, मंगोलों के आक्रमणों के डर से उसने देवगिरी अपनी राजधानी दक्षिण में स्थानांतरित कर ली, लेकिन उत्तरी पश्चिमी सीमा की उपेक्षा की। उत्तरी पश्चिमी सीमा मैंने बता भी चुका हूँ कई बार कि सपोज करिए भारत का जब मैप आता है, ऐसा अगर मैप आता है, तो ये जो सीमा है, तो इस साइड से पानी से गिरा है और इस साइड हिमालय है, तो ये जो सीमा है उत्तरी पश्चिमी सीमा से, यहीं से मंगोलों ने अटैक हमेशा से करते हैं कि भारत में कोई भी अटैक होता है तो इसी रास्ते से होता है उत्तरी में, क्योंकि यहाँ दोनों पानी से घिरा है और यहाँ हिमालय है, तो तीनों साइड से नहीं, सिर्फ यही साइड से अटैक होता है। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा की उसने उपेक्षा की, और साथ ही साथ उपेक्षा करने के साथ साथ सचेत भी नहीं थे, उसे कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मंगोल अटैक करते होंगे और इतना भीषण अटैक करेंगे कि वो मंगोल ने अटैक किया और उन्होंने मुल्तान, लाहौर को जीतते जीतते दिल्ली तक आ गए। अभी तक मंगोल ने दिल्ली में भी अपना कहा जाए अटैक कर दिया दिल्ली पे। अब जब यहाँ से देवगिरी में सुल्तान बैठा है, यहाँ जब उसको सूचना मिली कि मंगोलों ने दिल्ली में अटैक कर दिया, दिल्ली में भी अटैक कर दिया, तो ये दौड़े दौड़े वहाँ गए, दिल्ली गए। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा राइटर्स कहते हैं कि उसने मंगोलों को रिश्वत देकर, या कहा जाए बख्शीश देकर, धन देकर, हरजाना देकर, कुछ भी बोल सकते हैं, रिश्वत देकर उनको वापस भेजा था, रिटर्न किया था, या कहा जाए हरजाना देकर, धन देकर, कुछ भी मान लीजिए, इस तरह देकर उनको रिटर्न किया था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, यही पॉइंट देखिए, वास्तविक पॉइंट यही है, वास्तविक पॉइंट यही है कि उसने मंगोलों को रिश्वत देकर वापस किया था। लेकिन कुछ राइटर ऐसे लिख कर देते हैं कि देखिए ये मंगोल दूसरा है, ये चीन का है और ये एशिया साइड से है, ये एशिया का मध्य एशिया से साइड के है, जिनसे अभी पूरी तुर्की शासन में युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जब मंगोलों से मैत्रीपूर्ण स्थिति दर्शाई गई थी, तो मंगोलों ने अटैक नहीं किया था, वो शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट कई राइटर्स ने डिनाई कर दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मंगोल दूसरा, चीन वाला मंगोल दूसरा था। देखिए मंगोलों को मैंने बताया था कि मूल रूप से बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध जन के थे और मूल रूप से चीन ही के साथ बिलोंग करते थे, लेकिन जब उनकी शाखाएं परिवर्तित हुई तो कुछ तो चीन में रह गया, कुछ मध्य एशिया में आ गए। तो ये जो अटैक कर रहे हैं वो मध्य एशिया वाले हैं, चीन से तो इसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। तो यही मैत्री फ्रेंडशिप को बिहाफ पर ऐसा मान लिया जाता है कि जो मंगोल का अटैक हुआ था वो अटैक नहीं था, वो शरणार्थी तौर पर आया था, लेकिन इस बात को डिनाई कर दिया गया है, ठीक है। यदि आप ऐसे ये दो तीन पॉइंट्स हैं, अगर इनको पढ़ें तो इसको ध्यान से देखिएगा। हिमालय नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय है। दूसरा जो अटैक हुआ था वो चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो चीन पे कोई संबंध, चीन से कोई अटैक नहीं हुआ था। तीसरा था शरणार्थी नहीं थे, वो अटैक के रूप में ही भारत में आए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सिंपली टॉपिक, सिंपल ब्रीफली समराइज और सिंप्लीफाई
वे में हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम सैन्य अभियान कौन से हुए थे और विदेशी अभियान पर हम लोगों ने मंगोलों पर से थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विद्रोह हुए थे, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, उसको भी इसी तरह हम लोग समराइज वे में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो विद्रोह हुए तो उन पर थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक है जिसके टाइम पे सर्वाधिक राज्य भी सर्वाधिक एक्सटेंड था और सर्वाधिक विद्रोह भी होते, ऑलमोस्ट जो गिनती गिनी जाती है तो 22 के आसपास इसके टाइम पे विद्रोह हुए थे, 22 विद्रोह हुए। ठीक है, लेकिन सभी विद्रोह पे हमें चर्चा कभी नहीं करनी है और ना ही एक कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट में चर्चा करनी है, एक समरी के तौर पर देखेंगे क्या रिजल्ट आया इन विद्रोहों का। तो जितने भी विद्रोह हुए उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक होता है आंतरिक विद्रोह या फिर प्रारंभिक विद्रोह, एक होता है एक्सटर्नल विद्रोह या कहा जाए अंतिम विद्रोह या दूसरे पक्ष के विद्रोह, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कहा जाए आंतरिक विद्रोह और बाह्य विद्रोह, इन पर देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं आंतरिक विद्रोह, इंटरनल। देखिए, आंतरिक विद्रोह या प्रारंभिक विद्रोह का कारण क्या था? उसका कारण था, मेन कारण समरी एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो उसके दरबारी व अमीरों की महत्वाकांक्षाएं, उसके दरबारी व अमीरों के महत्वाकांक्षाओं के कारण ही ये विद्रोह हो रहे थे, जिसके कारण वो उसको कहा था प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या होते, पहला विद्रोह वो उसके चचेरे भाई ने किया, आई थिंक गुरसास पकड़ के कुछ नाम था, उसके चचेरे भाई ने ही किया, विद्रोह किया था। तो मोहम्मद तुगलक ने, सुल्तान ने उसको पराजित किया, दबा दिया उसके विद्रोह को। दूसरा एक हिंदू सामंत ने किया था, कहाँ पे किया था? महाराज सर या पूना के आसपास का कोई एरिया था, कोढ़न करके उसको एरिया था, वहाँ पे अटैक के उसने विद्रोह किया था, सुल्तान ने उसको भी दबा दिया। फिर तीसरा विद्रोह हुआ कि इसका कोई बहराम आइबा कोई सूबेदार था, मुल्तान का सूबेदार था बहराम आइबा, उसने विद्रोह किया था। तो इस सुल्तान ने इसको वध करवा दिया फर्स्ट टाइम सुल्तान ने। अब इंटरनल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये विद्रोह लगातार हो रहे थे, अब सुल्तान ने डिसाइड किया जब तक हम दंड नहीं देंगे, अभी तो ये विद्रोह को दबा रहे थे, सबको शांत कर दे, अब उसने वध करने की नीति अपनाई, तो इसको था उसने वध कर दिया था बहराम आइबा का। अब देखिए, जब सुल्तान इतने सारे विद्रोह हो रहे हैं, कंटिन्यूसली होते ही जा रहे हैं, तो अब सुल्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। अब उसने दंड देने की नीति अपनाई और बहुत ही निर्दयता से, यानी कि अब जब कहा जाता है, कुछ एल्फिंस्टन ने इसको कहा कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था। वो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उसका पागलपन का इसलिए कहा कि वो बहुत ही निर्दयता से दंड दिया करता था। उसके बस दो ही थे, कोई भी क्राइम करो मृत्युदंड दे दो, कोई भी क्राइम करता था, साधारण क्राइम हो चाहे जैसा क्राइम, उसको मृत्युदंड दे देता था। वो इसी विद्रोहों का परिणाम था। मतलब वो इतना कहा जाए परेशान कर दिया था उसको इंटरनल विद्रोहों ने। उसने बरनी से ऐसा लिखा है कि मैं जो भी प्रयास करता हूँ वो असफल हो जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी प्रयास करता हूँ वो उसमें असफल हो जाता हूँ। विद्रोही विरोधी और अवज्ञाकारियों और बुरा चाहने वालों का एक ही उपचार है, तलवार। और मैं उस तलवार को तब तक चलाता रहूँगा जब तक वह या तो काट नहीं देती या फिर चूक नहीं जाती। जो जितना बड़ा दंड, जो जितना बड़ा अपराध करेगा, मैं उतनी ही ज़्यादा उसे सजा दूंगा। ठीक है, कुल मिला के उसने आप पॉलिसी में कुल समराइज तौर पर देखें कि उसने अपने पॉलिसी चेंज कर ली थी, पूरा एग्रेसिव मोड पे खेल रहा था। यदि किसी ने भी थोड़ा सा भी विद्रोह किया तो उसको हम मृत्युदंड ही देंगे। कई राइटर्स लिखते हैं कि उसके इब्ने बतूता और बर्नी ने अपने रचनाओं में ऐसा लिखा है कि इस पॉलिसी के समराइज तौर पे जब इसका पॉलिसी के रिजल्ट आए तो ऐसा बताया था कि सुल्तान ने इतने लोगों को मृत्युदंड दिया कि उसके महल के सामने हमेशा लाशों का ढेर लगा रहता था। याद रखिएगा, इसी पॉइंट पे एल्फिंस्टन ने अपना कहा जाए एक्सप्लेनेशन दिया है।
तो बर्नी और इब्ने बतूता अपने साक्ष्यों में लिखते हैं कि इसी पॉलिसी, जब सुल्तान इतना कहा जाए परेशान हो जाता है विद्रोहों से, तो उसने बर्नी से ऐसा कहा कि विद्रोह, मैं जो भी प्रयास करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। विरोधी, विद्रोहियों, अवज्ञाकारियों, बुरा चाहने वालों का एक ही उपचार है तलवार, और मैं तब तक तलवार से सजा देता रहूँगा जब तक वो चूक नहीं जाती या फिर काट नहीं देती। जो जितना बड़ा अपराध करेगा मैं उसे उतनी ही ज़्यादा सजा दूंगा। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत इतना वो क्रूर हो गया, निर्दयी हो गया कि उसके शासन, उसके टाइम पे सिर्फ 2 ही कहा जाए सजा हो गई, मृत्युदंड या अंग विच्छेद, 2 ही सजा होती है। और मृत्युदंड के फलस्वरूप इतनी उसने दंड दिया कि उसके महल के सामने हमेशा लाशों का ढेर लगा रहता था। ओके, ये सारे पॉइंट देखिएगा जो मैं सेंटेंस बताया, और लाशों का ढेर लगा रहता था। इन्हीं सब पॉइंट्सों पे अन्य जो यूरोपीय राइटर हैं वो अपने वक्तव्य रख देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करने में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं वाह्य कारण, वाह्य विद्रोह। वाह्य विद्रोह का देखिए, इनका तो मूल कारण था उसके दरबारी, उसके अमीरों की महत्वाकांक्षाएं, लेकिन यहाँ पर मूल कारण अमीर या फिर दरबारी की महत्वाकांक्षाएं ना हो करके उसकी पॉलिसी थी, जिसको लोग अत्याचारपूर्ण पॉलिसी मानने लगे, और जनता का क्रोध, जनता का दोष या फिर जनता का क्रोध या निराशा, असंतोष, कुछ भी होते हैं। अब देखिए, ये जनता क्रोध क्यों गुस्से में थी? क्योंकि देखो करों की वृद्धि कर दी थी इसने। ठीक, राजधानी परिवर्तन से लोगों को नुकसान हुआ था। ठीक, टैक्स। अब पॉलिसी से जैसे दोआब में उसने दोआब में कर वृद्धि कर दी, लोग अत्याचार, बहुत ही अत्याचार से कर वसूला जाने लगा। फिर उसने मुद्रा प्रचलन किया, उससे असफल नीतियाँ हो गई। तो अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण कुल मिला के ये कहा गया, राजस्व जब कम हो रहा था तो अत्याचारपूर्ण से जनता से वसूला करता था, जनता को परेशान करते, इससे जनता में विद्रोह उत्पन्न हुआ, और विद्रोह का कारण ही धीरे धीरे जनता ने उसका समर्थन। देखिए, एक और बात समझिए, शुरुआत में काफ़ी वो उदार था, दोनों चीज़ें पॉइंट आए हुए। शुरुआत में काफ़ी लिबरल है, उदार था, और दूसरी बात जनता ने उसको प्रेम भाव से सिंहासन पर बैठाया था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो गई कि वो भी निर्दय हो गया, और जनता भी उसके प्रति असंतोष, अत्याचार पर उसके रोष व्यक्त करने लगी। दोनों परिस्थितियां कहा जाए विपरीत आ गई। तो अब इसमें देखिए, पहला विद्रोह हुआ माबर में, तमिलनाडु के आसपास का एरिया था। मैंने बताया था लास्ट टाइम जब राजधानी परिवर्तन की बात आई थी। राजधानी परिवर्तन जब ये देवगिरी में था तो माबर में एक विद्रोह हुआ था। माबर में विद्रोह था, इसने विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन माबर में वहाँ पर महामारी फैल गई थी, जिससे काफ़ी सैनिक मार गए थे, और सुल्तान खुद रोगग्रस्त हो गया था। वो वापस आता है और अपनी जब सूचना पाता है कि मंगोलों ने अटैक करते तो अपनी राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली चला जाता है। लेकिन इसके देखिए बीज, मैंने बोला था कि राजधानी परिवर्तन ही इसकी सत्ता का विघटन का बीज साबित होते हैं। अब जैसे जब माबर का विद्रोह सफल हो गया, विद्रोह सफल हो गया, तब दक्षिण में कई राज्यों ने विद्रोह करना शुरू किया। धीरे धीरे कई राज्यों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और कुल मिला के दक्षिण का जो जितना भी एरिया था मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि देवगिरी भी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्र हो गया। यहीं से तुर्की दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के राज का विघटन स्टार्ट होता है, देवगिरी स्टार्ट हो जाता है। देवगिरी स्टार्ट होने के साथ साथ जब मैंने बताया इन दक्षिण में कई राज विद्रोह करना शुरू कर देते हैं कि राजा तो पहली बार दिल्ली भाग गए हैं, और दूसरी बार हमको हरा ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है, उससे विद्रोह होता है। तो एक हरिहर और बुक्का 2 भाई होते हैं, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई होते हैं, जो कृष्णा नदी के तट पर एक नगर की स्थापना करते हैं, एक हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है विजयनगर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। विजयनगर की स्थापना होती है जब क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, जब विजयनगर की स्थापना हुई थी साउथ में, तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासन राज कर रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक शासन राज कर रहा था। विजयनगर की स्थापना होती, ये दक्षिण का रिजल्ट आया। दक्षिण में अब विघटन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे हर राज्य अब दिल्ली सल्तनत की अधीनता को अस्वीकार कर रहा है, और साथ ही साथ रिजल्ट के तौर पर देखिए देवगिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था वो भी स्वतंत्र हो चुका है। और इसी के बीच ऐसा चलता है कि बीच ऐसा बढ़ता चला गया कि आगे जाके धीरे धीरे पूरा साउथ का एरिया इसके हाथ से निकल गया। इसी कारण देखिए यही एक पॉलिसी का जब दुर्बलता इसकी साबित हो गई कि अब अलाउद्दीन और गयासुद्दीन तुगलक जैसे राजा नहीं रहे जो हम पर कंट्रोल कर लेंगे, तो और धीरे धीरे जब इसके हाथ से सत्ता निकल रही थी, तो कुल मिला के राइटर्स ने इस स्थिति पर जब उसकी दुर्बलताएं साबित होने लगी, ना तो वो मंगोलों के अगेंस्ट रोक पा रहा था, ना अपनी पॉलिसीज़ को सही से फुलफिल इम्प्लीमेंट कर पा रहा था, और दूसरी बात नए राज्य जो जीत लिए थे उसको भी रोक नहीं पा रहा था। सारे राज्य जो सबसे बड़ा एक्सटेंड एरिया इसी का राज्य था वो धीरे धीरे इसके हाथ से निकलता जा रहा था। तभी सारी पॉलिसीज अच्छी हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने के कारण ही सब कुछ अपने आप खराब होता चला जा रहा है। राइटर्स ने इसको अभागा शासक कहा, याद रखिएगा, अभागा शासक। अभागा शासक, सब कुछ है, पॉलिसी है, दिमाग है, आदर्शवाद के शासक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभागा शासक है क्योंकि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं हैं। अब देखिए देवगिरी यहाँ से निकल के अब जब दिल्ली आ जाता है, तो दिल्ली इसके बाद विद्रोह शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे विद्रोह होने के बाद बंगाल भी यहाँ से निकल जाता है, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया यहाँ से, बंगाल स्वतंत्र हुआ। फिर उसके बाद एक गुजरात में विद्रोह होता है, गुजरात में विद्रोह दबाने के बाद ये सिंध जाता है, और यहाँ पर ये बीमार पड़ जाता है और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बात और नोटिस करने वाली थी, जब इसकी मृत्यु हुई है तो दो चीज़ें सामने आ रही हैं। सिंध भी स्वतंत्र होने वाला है, सिंध भी, क्योंकि सिंध के विद्रोह के दबा नहीं पाया, और दूसरी बार दिल्ली में भी अब अंतर्विद्रोह स्टार्ट हो गए, इंटरनल एक्टिविटीज़ कहा जाए, अंतर्विद्रोह अंतर्द्वंद एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता इसको पसंद नहीं कर रही थी। मतलब दिल्ली का खुद ही अपने ही राजधानी नहीं बचा पा रहा है, उधर सिंध भी इसके हाथ से लगभग निकल गया। तो इसी के साथ मृत्यु के साथ अब इसके बाद जब दूसरा शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के कोई भी पुत्र उत्तराधिकारी नहीं तौर पर माना जाता, पुत्र कोई भी इसका नहीं था, ठीक है। तो अब फिरोज शाह तुगलक बैठाते, तो फिरोज शाह तुगलक का तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका सिंहासन में बैठने पे कई अलग पॉलिसीज़, कई अलग थ्योरीज भी बताई जाती हैं। क्यों फिरोज शाह तुगलक को सिंहासन का अपहरणकर्ता बताया गया है, ठीक है, वर्ड नोटिस करिएगा, अमूमन बुक्स में आपको नहीं मिलता है। क्यों अपहरण करता है इसको फिरोज शाह तुगलक को बताया गया, एक थोड़ी सी इसकी कहानी बैकग्राउंड में चलती है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार स्थिति समझ लीजिए कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है, सिंध हाथ से निकल रहा है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोह चल रहे हैं। अब इस स्थिति में एक नए हीरो की एंट्री होती है, फिरोज शाह तुगलक, उस पर क्या स्थिति बनती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए बंगाल स्वतंत्र हो गया, देवगिरी स्वतंत्र हो गया, और यहाँ पर सिंध भी लगभग हाथ से छूटने वाला है। अब जब मृत्यु होती है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ कि इसके बारे में बदायनी ने साथ लिखा है, बदायनी ने ही लिखा है सर, कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है, ऐसा लिखा है कि प्रजा को सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। और बर्नी लिखता है कि अंततः उसको जनता से और जनता को उससे मुक्ति मिली, ठीक है। बर्नी सामरिक तौर पर वही सेंटेंस बोला है कि बर्नी लिखते हैं कि अंततः उसको जनता से और जनता को उससे मुक्ति मिली, और बदायनी लिखते हैं कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक, क्योंकि अभागा शासक है। इसकी कुल मिला के सामरिक तौर पर देखें तो पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी रहीं, लेकिन उनका सही तरीके से परिस्थितियों का मूल्यांकन ना करते हुए इनका इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके कारण वो सही से रिजल्ट्स नहीं सही आ पाए। इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अब
क्या परिस्थितियां थी और उनको किस तरह सही किया जा सकता था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने सही नहीं किया, किस कारण से उसकी पॉलिसी देखिए नो डाउट बहुत अच्छी थी, सूक्ष्म दरिद्रता का उसने परिचय दिया था, एक आदर्शवाद शासक की भूमिका उसने निभाई थी, लेकिन अपनी पॉलिसी को सही तरह से इंप्लीमेंट ना करने का उसके सही रिजल्ट्स नहीं आए। और साथ ही साथ जब ऐसी कोई पॉलिसी अप्लाई करते हैं जिसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर भी उसने कभी भी विचार नहीं किया। इसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ते हुए, जैसा कि हम लोगों ने देखा जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके हाथ से और भी कई प्रांत निकल रहे थे। अब उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ का थोड़ा सा एक ब्रीफली पूरा सा वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं, मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, या कैरेक्टर स्केच करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे और क्या क्या उसके बारे में निगेटिव पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए वास्तव में मैंने बताया काफ़ी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, शुरुआती स्टेज पर काफ़ी उदार था, काफ़ी नैतिकपूर्ण था, और धर्म, जहाँ तक धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था। उसने सभी अपने इस्लाम धर्म से रिलेटेड सारे अपने सिद्धांतों का पालन करता था, सारे व्यसनों को त्याग रखा था, यहाँ तक कि इब्ने बतूता ने उसके धार्मिक नैतिकता और धार्मिकता को उसके कैरेक्टर की विशेषता बताया है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कि काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था, अपने इस्लाम धर्म में जितने भी सिद्धांतों थे उनका पालन करता था। ठीक है, इसको नोट लिखता जाता हूँ मैं। धार्मिक व्यक्ति का व्यक्ति था और इस्लाम के सारे सिद्धांतों का पालन करता था। ठीक है, व्यसनों को उसने त्याग दिया था। अब इब्ने बतूता इसके बारे में लिखते हैं कि इब्ने बतूता ने बताया कि धार्मिक नैतिकता और धार्मिकता या धर्म के प्रति समर्पण, इसकी विशेषता, इसकी कहा जाए कैरेक्टर की विशेषताएं बताई गई। तो इस तरह ये माना जाता है कि धर्म से रिलेटेड मामलों में मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी अच्छा, भला, उदार व्यक्ति माना गया। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति तो धर्म का जितना धार्मिक तौर पे वो अच्छा व्यक्ति था, सफल व्यक्ति था, उतना ही एक शासक के तौर पे असफल व्यक्ति था। क्योंकि उसके टाइम जो असफल व्यक्ति था, ठीक है, जो शासन के तौर पर उसके जो राज्य था, उत्तराधिकार में जो राज्य मिला था वो सर्वाधिक बड़ा राज्य था। लेकिन जब तक उसकी मृत्यु होती है, जब हम लोग देखते भी हैं मृत्यु के टाइम इसका धीरे धीरे इसके राज्य छिनते चले जाते हैं। जैसे देवगिरी भी अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, सिंध भी लगभग अलग ही हो गया, और दिल्ली में अंतर्द्वंद युद्ध चल रहे हैं। तो कुल मिला के इसका राज अब सिकुड़ने लगा, कंसोलिडेट होने लगा है, और एक साम्राज्य जो राज्य से उत्तराधिकार मिला था उसका विघटन इसी के राज्य में हुआ, और अपने जो इसने उत्तराधिकार में जो राज्य प्राप्त किया था उसको स्थिर बनाने में असफल हुआ। एक शासक के तौर पे ये एक असफल शासक की भूमिका को प्रदर्शित किया इसने। यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति था और एक असफल शासक। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये बताया जाता है कि इसकी जो नीतियाँ थी, देखिए शासन का एक नया ढांचा लाना चाहता था, शासन का एक नया ढांचा, नया स्ट्रक्चर ला रहा था। कई विभाग उसने बना दिए थे, मंत्री बना दिए थे, ठीक है, और शासन का नया ढांचा लाता था, और राजस्व की एक नई पद्धति लाया था, इसकी नई पद्धति लाया, ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड करों को बढ़ाया, इस तरह की नई पद्धति लाया, और मुद्रा को एक वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की, तो इन सब पॉइंट से उसकी सूक्ष्मदर्शिता और आदर्शवाद की भी, क्योंकि वो सब जनता के भलाई के लिए सारे कार्य कर रहा था, और वास्तव में अगर इनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देती, लेकिन सही कुल मिलाकर इसको सही परिस्थितियां नहीं मिली।
सही तरीके से इनका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, उसके कारण ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाई और साथ ही साथ तीनों ये जितने भी ये पॉलिसी थी ये सब निष्फल हो गई, सब निष्फल हो गई। इनका कोई भी एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल के सामने आ पाया, कई रिजल्ट नहीं पर। अब लास्ट में जब ये कहा जाता है कि जब मृत्यु के समीप था तो इसने अपने जीवन में जितने भी इसकी कहा जाए जितने पॉलिसी अपनाई, जितनी को असफलता प्राप्त हुई, इसने कहा स्वयं ये जिम्मेदार है, इसने अपनी उत्तरदायित्व जो गलतियां थी उसने स्वयं को जिम्मेदार माना था। अब देखिए यही स्वयं ही वर्ड इसके बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ये कहा जाए इसमें बहुत ही विवाद आ जाता है स्वयं वर्ड में, क्योंकि कई राइट इसने तो मान लिया कि भैया मेरी गलती मेरी थी मृत्यु के समय, लेकिन कई आधुनिक राइटर इस बारे में मना करते हैं कि पूरी तरह से इसकी गलती नहीं थी, क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियां इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। तात्कालिक परिस्थितियां जो थी इसके पक्ष में नहीं थी। तात्कालिक परिस्थितियां मतलब तो पहला तो है प्रकृति, कई बार कहा जाए कि भूमि उपजाऊ नहीं निकली, जनता का इसके प्रति रोष प्रकट हुआ, ठीक, अत्याचारपूर्ण नीति, जनता ने पूरा सपोर्ट नहीं दिया। अब समरी के तौर पर जब बताते हैं तो एक काम मेरे सामने आता है, जनता का पिछड़ापन, अगर जनता ये समझ जाती जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है ये आप ही के काम में आएगा तो इसका विरोध इतना नहीं होता। दूसरी बात, पॉलिसी को उसने सही तरह से लागू नहीं कर पाया, अत्याचारपूर्ण नीति अपनाई, एक तरह से क्रूरता निर्दयता नीति, और कहीं ना कहीं निर्दयता की नीति के कारण भी यहीं से आया था। जब उसको आंतरिक विद्रोह का इतना परेशान कर दिया था तभी उसने अपनी पॉलिसी में, अभी इस पर भी हम लोग चर्चा करें, तभी उसने अपनी पॉलिसी में अंतर किया था, नहीं तो शुरुआत में तो काफ़ी उदारवादी था। तो समरी तौर पे ये देखते हैं, देखिए तीनों पॉलिसी का उसने अपने को स्वयं जिम्मेदार माना, लेकिन तात्काल अब जो यूरोपीय राइटर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जनता का पिछड़ापन, जनता का सपोर्ट उसको नहीं मिला, इसलिए इसकी पॉलिसीज निष्फल हुई। लेकिन फिर इसके जवाब में दूसरे राइटर्स लिखते हैं कि यदि आप मानते हैं, शासक मानता है कि जनता उसकी पिछड़ी है, अशिक्षित है, तो शासक को एक चतुर और बुद्धिमान, विवेकशील होकर जनता को किसी से अपने साथ लेकर अपनी पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ता है। इस जनता पिछड़ापन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पॉलिसी का निष्फल नहीं, आपको उसी प्रकार से अपने पॉलिसी, अपनी योजनाओं को तैयार करना पड़ेगा, एक चातुर्यपूर्ण कूटनीति रूप से अपने योजनाओं को अप्लाई कराना पड़ेगा, जिससे जनता आपको समर्थन में आ जाए। तो कुल मिला के समरी के तौर पे ये कहा जाए कि दोनों का 50-50 रोल था, जनता और शासक का दोनों का 50-50 रोल था, उसकी जो नीतियाँ असफल हो गई। ओके, अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थर्ड नंबर में देखते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि ये उच्च सिद्धांत व काल्पनिक जीवन में रहता था, ठीक है, काल्पनिक जीवन में रहता था। अब देखिए उच्च सिद्धांत का मतलब क्या था। उच्च सिद्धांत जैसे उसने पॉलिसी अप्लाई की हैं, ये सब हाई लेवल की ही कार्य, भू राजस्व से रिलेटेड मामला, मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और करों में होती, ये इसके अच्छे सिद्धांत माने गए। जो इसने अपने राजस्व के सिद्धांत अप्लाई किए ये उच्च सिद्धांत माने गए। तो इनका कहा जाए प्रॉपर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बात, मैंने जैसा बताया शुरुआत में जनता ने इसको बहुत प्रेम भाव से इसके स्वागत के तौर पर इसे सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन इसकी इन्हीं नीतियों का जनता में रोष उत्पन्न होता है और जनता इसके विरोध में आ जाती है और इसका कैसे विद्रोह करने लगती है, विरोध करने लगती है। कुछ एक राइटर्स तो लिखते हैं कि जनता की तरफ से दिल्ली में जब शासन था तो जनता की तरफ से गुमनाम पत्र लिखे जाते थे जिसमें कई इसके बारे में आपत्तिजनक बातें इसके बारे में लिखी रहती थी। तो यहाँ पे पॉइंट रहता है, जनता ने शुरुआत में इसको तो प्रेम मिलता है, स्वागत मिला, लेकिन धीरे धीरे इसके अत्याचारपूर्ण नीति के कारण कहा जाए रोष उत्पन्न हो गया। अब ये
कहा, इसके बारे में बताया जाता है कि शुरुआत में उदार काफ़ी था और कभी कभार ये सोचा करता था, भावुक होकर सोचा करता था कि मेरी इतनी उदारतापूर्ण मैं इतना उदार हूँ, फिर भी अकारण ही जनता मेरा विरोध कर रही है। मैं इतना उदार हूँ फिर भी अकारण ही जनता मेरा विरोध कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसने अपनी निर्दयतापूर्ण नीति को अपनाया। लेकिन वास्तव में यहाँ गलती उससे ये हो गई कि जनता के रोष का उसने कारण पता करने की कोशिश नहीं की, जनता के क्रोध का कारण पता करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके विद्रोह को दबाने के लिए एक निर्दयतापूर्ण नीति को उसने अप्लाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इसके बारे में निगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं 4th पॉइंट। और क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट होता है? धार्मिक परिपेक्ष देख लिया, शासन हो गया, ये भी देख लिया। और ठीक है, एक और चलिए अब देखिए, सारे पॉइंट में जीवन भर इसने कुल मिला के असफलता मिल गई, मतलब कुल मिला के कहते हैं बैड लक, घोर बैड लक इसके जीवन में इसको रहा। लेकिन फिर भी एक पक्ष इसके जीवन का मिलता है जिसमें हाँ उसने कोसे अच्छे का सकारात्मक व्यू, जैसे पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। पहला क्या है? पहला एक तो था चीन के शासक क्या है, तिमिर तैगुन थे। उन्होंने एक शिष्टमंडल भारत भेजा था। क्यों भेजा था? ये बौद्ध मंदिरों का रिन्यूअल करवाने के लिए। ठीक है, शिष्टमंडल भारत भेजा था। तो इसने इसका स्वागत किया था। फर्स्ट टाइम चीन के इतने महत्वपूर्ण संबंध दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते फर्स्ट टाइम। और इसने कहा गया जो विदेशी आते थे उनको एक उपाधि दी थी। उपाधि क्या नाम था? अजीज उपाधि थी। विदेशियों को ये अजीज, एक राजाज्ञा दी थी। राजाज्ञा के द्वारा कहा जाए विदेशियों को ये उपाधि दी जाएगी अजीज। फिर दूसरा क्या था? कई राइटर्स थे जैसे बर्नी थे, जिन्हें तारीख फिरोज शाही लिखी है। बर्नी लगभग इसके कार्यकाल में 17 वर्षों तक रहा। और बदरुद्दीन भी इसके टाइम पे रहा। ठीक है, मतलब साहित्य को संरक्षण दिया था। और एक अदलाबाद का किला भी बनवाया था। अदलाबाद का किला बनवाया था। और जहाँपनाह नगर भी बनवाए थे इसने, जिसे हम लोग चौथा नगर भी बोलते हैं। ये इसके सकारात्मक व्यू हैं। 4th में इसने कहा जाए एक वस्त्रशाला भी बनवाई थी। वस्त्रशाला में इसने कहा जाए रेशम के वस्त्र बनते थे, जिसमें लगभग 400 कारीगर कार्य करते थे। रेशम के वस्त्र बनते थे, 400 कारीगर कार्य करते थे। तो जितना मुझे याद आया इसमें, हो सकता है 1-2 पॉइंट छूट रहे हों, लेकिन इतना पर्याप्त होता है। इतना आप लिखेंगे पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे आपको वैल्यूएशन में। तो ठीक है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य ये है, शासक की भूमिका में एक असफल शासक रहा। इसकी जो नीतियाँ थी उसमें भी कहा जाए 50-50 की जो नीति असफल हुई उसमें कहा जाए किसका रोल ज़्यादा था? तो 50% इसका था, 50% उसका था, क्योंकि इसने तो पूरा 100% जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि यदि तात्कालिक परिस्थितियाँ इसके पक्ष में नहीं थी तो उसके जवाब में दूसरे राइटर्स लिखते हैं ऐसा कि तात्कालिक परिस्थितियाँ जनता पिछड़ी थी तो आपको जनता को साथ लेके चलना था। फिर आगे देखते हैं जनता तो इसके सपोर्ट, इसकी निर्दयतापूर्ण नीति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये बताया जाता है कि शुरुआत में जनता ने भी इसको पर्याप्त प्रेम दिया था, इसका स्वागत किया था और ये काफ़ी उदारवादी था। लेकिन इसके अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण जनता में रोष उत्पन्न हुआ। उस रोष को शांत करने के लिए यहाँ पे उसका एक निगेशन आता है। उस रोष को जानने के कारण इसने पता करने की कोशिश नहीं की, साथ ही डायरेक्ट उस रोष को ख़त्म करने के लिए निर्दयतापूर्ण नीति का सहारा ले लिया। फिर चीन में शिष्टमंडल आया था, अजीज़ उपाधि दी थी। बर्नी और बदरुद्दीन के टाइम पे थे। अदलाबाद का किला बनाया था, जहाँपनाह नगर बनाया था इसने, जिसे चौथा नगर बोलते हैं। और वस्त्रशाला बनवाई थी जिसमें रेशम के वस्त्र बनते थे। ओके, तो इतना पर्याप्त है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने पर्याप्त पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है 5 से 6 मिनट का, उसको भी हम लोग दे लेते हैं। कभी कभार इसको बोला जाता है कि पागल शासक था, तो क्या वास्तव में पागल था? ठीक है, कुछ राइटर और कुछ लोग बोलते हैं ये कि इसमें विरोधी तत्वों का संगम था, तो क्या वास्तव में तो विरोधी तत्वों का संगम था? इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2 या 3 पॉइंट, सब पर नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे क्या वास्तव में था। तो ज़्यादा कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर करते हुए आज का वीडियो ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक का भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में हमने पूरा जीवन के बारे में पढ़ा। सारी पॉलिसीज असफल हुई, जितना राज्य था सब कुल मिला के सब बैड लग उसका साबित हुआ। कुछ ही सकारात्मक व्यू देखने को मिले। राइटर्स इसके जीवन पर आलोक में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। जैसे एक पॉइंट लिखते हैं कि उसमें कुछ पागलपन का अंश था। तो क्वेश्चन आता है, क्या वह पागल था? वह पागल था? अपने विचार प्रस्तुत करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो एल्फिंस्टन ने ऐसा बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था और तत्कालीन यूरोपीय राइटर्स ने इसका समर्थन भी दिया है। ठीक है, एल्फिंस्टन तो ऐसा बोला कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था। तत्कालीन राइटर्स ने उसका समर्थन भी कर दिया। अब देखिए, लेकिन कहीं भी इतिहास में जब इस सेंटेंस का हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कहीं भी इतिहास में, तत्कालीन इतिहास के जैसे अकबरनी हो गए, इब्ने बतूता हो गए, इन्होंने कहीं भी ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इनकी रचनाओं से, इनकी साक्ष्यों से कभी ऐसा प्रस्तुत नहीं हुआ कि सुल्तान पागल था। ऐसा कोई भी कार्य, ना तो सुल्तान ने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य किया जिससे ये कहीं प्रूव हो जाए कि सुल्तान पागल था। तो ये बात तो डिनाई हो गई कि ये पागल नहीं था। लेकिन हाँ, आगे जो इसके बदल कि फिर एल्फिंस्टन या तत्कालीन यूरोपीय राइटर या आधुनिक यूरोपीय राइटर ऐसा क्यों बोलते हैं पागल था? तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः इन्होंने इब्ने बतूता या मरनी का ये वो सेंटेंस थोड़ी गौर से पढ़ लिया कि जिसमें यह लिखा था कि सुल्तान के महल के सामने हमेशा लाशों का ढेर लगा रहता था। तो किसी को हमेशा मारते ही रहना, मृत्युदंड देते रहना पागलपन की निशानी होती है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर देते हैं तो ये पागलपन की निशानी होती है। तो उनके संभवतः ऐसा बताया गया, जो लाशों का ढेर वाला एग्जाम्पल बताया गया या अतिशयोक्तिपूर्ण सेंटेंस था, इसके आधार पर राइटर्स ने इसको कहा गया कि पागलपन का कुछ अंश दे दिया। लेकिन बट यहाँ पर एक बात आती है, सुल्तान क्या करता था? सुल्तान हर अपराध के लिए मृत्युदंड देता था। हर अपराध मतलब साधारण और गंभीर अपराध दोनों के लिए मृत्युदंड दे रहा था, दोनों के लिए मृत्युदंड देता था, जो कि गलत था। इस आधार पर उन्होंने उसको पागल कहा। तो साधारण और गंभीर में यदि डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो सुल्तान में विवेक की कमी है। विवेक की कमी नहीं है, मतलब सुल्तान विवेकहीन है। तो यहाँ पर पागलपन ना कह करके विवेकहीन या फिर बुद्धि में संतुलन का अभाव, ये सेंटेंस उसके बारे में उचित बताए गए हैं। ठीक है, पागलपन को ना कह गए, विवेकहीन या फिर बुद्धि में संतुलन का अभाव, ये दोनों सेंटेंस उसके लिए सही हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सुल्तान हद तक काल्पनिक जीवन में रहता था। क्या सेंटेंस सही है? अब देखते हैं क्या सेंटेंस सही है। तो हाँ, प्राइमरी तौर पर देखते हैं तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, क्योंकि जिस तरह की उसने योजनाएं बनाई, जिस तरह उसने अपने राज्यों को जैसे राजधानी परिवर्तन करना, एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन उसका बताया गया। उसने बस मन में सोच लिया, उसको अप्लाई कर दिया। किस तरह उसको योजना को अप्लाई कराना है, उसका कोई ठोस मैप, ब्लूप्रिंट उसने तैयार नहीं कराया था। किस तरह योजनाओं को अप्लाई करें, किस तरह योजनाओं पर नियंत्रण करना, इस तरह ने बस कल्पना मन में सोच लिया और उस चीज़ को अप्लाई कर दिया। तो कल्पना करके उसने अप्लाई कर दिया, जिसके कारण वो सारी योजनाएं निष्फल साबित हुई। तो इस बात का तो तथ्य साबित होता है हाँ कि सुल्तान काल्पनिक जीवन में या हवाई किले बनाता था। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो राजस्व की नीति है, उसने राजस्व की नीति, मुद्रा की नीति और कई शासन की जो नीति अपनाई थी, वो एक उसकी राजनीतिक, उसके शासक की क्वालिटीज़ को भी डिफाइन करती हैं। हर कोई अभी तक थोड़ी नहीं इस तरह की नीति अपना रहा था। मुद्रा के सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का अभी तक किसी भी शासक ने मेंशन ही नहीं किया था, लेकिन इसने अप्लाई करा दिया था। कमी बस वहाँ हो रही कि उसका इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहा था।
वो सिर्फ सारी योजनाएं कागज़ पर ही सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रही थी, वो ज़मीनी तौर पर ठोस रूप में नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो योजनाएं असफल हो रही थी। तो कल्पना तो रह रहता, काल्पनिक जीवन में तो रहता ही था, या कल्पना अब हवाई के लिए बना था, साथ ही साथ वो काजे एक आदर्शवादी सुल्तान भी था। आदर्शवादी आदर्शवादी इसकी क्वालिटी बताएगी, राजनीतिक क्वालिटी भी बताएगी और सूक्ष्मदर्शी भी क्वालिटी बताएगी। कह रहे इससे सिर्फ आप इतना बोलेंगे काल्पनिक जीवन में रहता था, एक ऐसा शासक जो आदर्शवादी सूक्ष्मदर्शी और राजनीतिक होने के साथ साथ काल्पनिक जीवन में रहता था, ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। ओके, यहाँ इसका हमने वैल्यूएशन कर लिया। और आगे देखते हैं और क्या था। चलिए बस लास्ट है, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। और क्या था, विरोधी तत्वों का, इसके बारे में बताया कि विरोधी तत्वों का संगम था, विरोधी तत्वों का मिलन था, विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ठीक है, अब विरोधी तत्व क्या होते हैं? सबको, कभी आप खुश हैं अचानक क्रोध में आ जाए, कभी बहुत उदार हैं फिर संकीर्ण हो जाए, ये मतलब दोनों तो अपोजिट, दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर विरोधी तत्व हैं आपके अंदर। तो ये अब इसमें बताया था कि सुल्तान विरोधी तत्व था। इसके बाद ये विरोधी तत्व वाला सेंटेंस किसने बोला है? ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद ने सेंटेंस कहा है। ठीक है, अब इसके बारे में कई पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, फिर लास्ट में डिसीजन निकलेगा। डॉक्टर हुसैन ही हैं शायद, ठीक है, उन्होंने कहा है, देखिए शुरुआती जीवन में ये धार्मिक नहीं था उतना, क्योंकि खलीफा देखिए उसने अपनी परमिशन भी नहीं ली थी, तो शुरुआती जीवन में अधार्मिक था, धर्म के प्रति इसकी उतनी समर्पण भावना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक होता चला गया। लास्ट में देखिए इसने सुल्तान से परमिशन भी ली, 5 टाइम नमाज भी अदा करने लगा, सारे व्यसन छोड़ दिए थे। तो जीवन में कहा जाए अच्छा अधार्मिक और धार्मिक दोनों को क्वालिटीज़ में इसको मिल गया। तो यहाँ विरोधी तत्वों का मिश्रण था, दोनों हो गए। अब दूसरा फिर पॉइंट देखते हैं, सुल्तान काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था, मैंने बताया भी है, काफ़ी उदार और नर्म स्वभाव का व्यक्ति था, जैसा मैंने बताया भी है, उदार व नर्म स्वभाव का व्यक्ति था। और कहीं मैंने बताया भी कि सुल्तान अकेले में भावुक होकर सोचा करता था कि मैं इतना उदार प्रकृति का व्यक्ति हूँ, फिर भी लोग कहा जाए मेरा विरोध क्यों करते हैं, ऐसा उदार व्यक्ति था। लेकिन धीरे धीरे उसकी उदार व्यक्ति और नर्म, धीरे धीरे वो कहा जाए इतना निर्दयी हो गया कि मृत्युदंड के अलावा उसको कोई सजा ही नहीं सूझ रही थी। तो उदार के साथ साथ अब वो धीरे धीरे निर्दयी हो गया। तो दोनों गुण आ गए इसमें, यहाँ तक कि उसकी प्रेम और उदारता की क्वालिटी उसकी कैरेक्टर की विशेष क्वालिटी के तौर पर इब्न बतूता ने डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्वालिटीज आ रही हैं, तो ये विरोधी तत्व आ गए। अब एक और देख लेते हैं, सुल्तान बहुत ही उदार प्रेम हो गए, निर्दयी हो गए। सुल्तान देखिए कहा जाए कि दरबार में कभी तो वो बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में अपने आप को डील करता था, मतलब एक साधारण जनता के रूप में डील करता था, साधारण व्यक्ति के रूप में, साधारण जनता के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता था। इब्न बतूता लिखते हैं आगे कि कभी कभार तो साधारण व्यक्ति के रूप में न्यायालय चला जाता था, और न्यायालय जाने के बाद वहाँ साधारण व्यक्ति के तौर पर अपने गुनाहों को स्वीकार करता था और दंड को स्वीकार करता था। ठीक है, और एक सुल्तान होकर के ऐसी कार्यप्रणाली कराना अपने आप को सामान्य जनता के तुल्य प्रदर्शित करने की एक बहुत ही अच्छी नीति के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, लेकिन दूसरी तौर कभी कभार इतना क्रोध से उत्तेजित हो जाता था और इतने निर्दयतापूर्ण डिसीजन देता था कि मृत्युदंड और अंग विच्छेद के अलावा कोई उसको दंड सूझता ही नहीं था। मृत्युदंड वह अंग विच्छेद के अलावा दंड सूझता ही नहीं था। तभी कहते हैं कि उसके महल के सामने लाशों का ढेर लगा रहता था। तो दोनों नहीं थे, कभी कभार तो खुद को भी दंड देना स्वीकार कर रहा और कभी मृत्युदंड के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो इससे भी ये साबित हो गया कि हाँ, विरोधी तत्वों का आभास था। तो ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, पूरी तरह सेंटेंस मान गया, ईश्वरी प्रसाद का पूरी तरह सेंटेंस सही है। ये विरोधी तत्वों का मिश्रण हाँ उसमें था। ओके,
तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का चैप्टर क्लोज करते हैं। काफ़ी हद तक आपने जानने की कोशिश की होगी और दिल्ली सल्तनत का यहाँ से हम लोग तुगलक वंश का एक बहुत ही मेजर पोर्शन ख़त्म हो रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक का स्टार्टिंग पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट पे भी हम बेस करके चलेंगे। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ ही आज कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन और आप लोग सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आज एक क्वेश्चन है जो मैं भूल गया था, स्टार्टिंग शुरुआती वीडियो मैंने नहीं बताया, आप सुन लीजिए। भारतीय संविधान में आपातकाल के कौन कौन से अनुच्छेद बताए गए हैं और आपातकाल के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद बताए गए हैं और किस अनुच्छेद में किस रेफरेंस में आपातकाल के संदर्भ में बताया गया है। कोशिश करिए बताने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें डिटेल नहीं देता। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।